नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे हमारे रिपोर्टर्स। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं। ईशा ठाकुर, बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली की आबो-हवा लगातार खराब होती जा रही है और इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ये आरोप लगाते थे कि पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, यही वजह है कि दिल्ली की आबो-हवा खराब होती है। लेकिन अब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बैकफुट में आ चुकी है इस मुद्दे पर, क्योंकि हर जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें ली गई है, जो मॉनिटरिंग हुई है, उसमें ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पंजाब में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं लगातार बेहताशा बढ़ती ही जा रही है। किसान अपने खेतों में जो धान के अवशेष है, पराली, उसको लगातार आग के हवाले कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आंकड़ा बहुत ही कम देखने को मिला है। यही वजह है कि अब हरियाणा, केंद्र और दिल्ली और पंजाब सरकार आमने सामने हो चुकी है और ऐसे में हरियाणा के कृषि मंत्री का कहना है कि दिल्ली को जितनी भी चीज़ें सुविधाएं दी जानी चाहिए वो हरियाणा की तरफ से दी जा रही है। यहाँ तक कि पानी जो हरियाणा का बनता है वो पंजाब नहीं दे रहा है, इसके बावजूद पानी दिल्ली को हरियाणा दे रही है। लेकिन मुफ्त में जो धुआं है वो प्रदूषण पंजाब हरियाणा को दे रही है। तो ऐसे में देखिए, सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पराली के मुद्दे को लेकर। और ऐसे में एक बार फिर से माना जा रहा है कि केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जाएगा। तो ऐसे में वक्त है 11 बजे का, इंतजार करना होगा जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगातार जो निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वो सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का कहना है कि जो फंड भी जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो दुगना पंजाब को मिला है। तो ऐसे में वार पलटवार का जो सिलसिला है लगातार जारी है। और इसी बीच केंद्रीय पर्यावरण, माफ कीजिएगा, जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनकी तरफ से भी 12 बजे बैठक बुलाई गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की आबोहवा तो खराब हो रही है, लेकिन राजनीति पंजाब हरियाणा तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा देखिए, आज जो देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर कृषि पर आधारित एक प्रदर्शनी में 10 बजे पहुंचेंगे। इसके अलावा उनका एक कार्यक्रम पंजाब यूनिवर्सिटी में है। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारों की, तो देखिए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हैं और हिमाचल प्रदेश में आज जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर उतरने जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। नितिन गडकरी की अगर हम बात करें, वो कांगड़ा और बिलासपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है, योगी आदित्यनाथ, एक स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, वो भी आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें, पुष्कर सिंह धामी, वो भी जुब्बल कोटखाई पहुंचेंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। इसी बीच 11 बजे कांग्रेस की तरफ से भी जो यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान प्रचार में उतारा गया है। सुबह 11 बजे कांगड़ा में चुनाव प्रचार करती नजर आएगी प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं। तो ऐसे में और आज एक अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से डॉक्यूमेंट विजन भी एक जारी किया जाएगा। लेकिन जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर, उसे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो 6 तारीख को शिमला में जारी करेंगे। तो ये तमाम वो खबरें हैं जिस पर आज नजर रहेगी। जी बिल्कुल ईशा, आप बने रहे हमारे साथ जम्मू कश्मीर और रोहतास से भी रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। फिलहाल चलेंगे रोहतास, बिहार से राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारी है? जी, रोहतास में आज छोटी बड़ी कई घटनाएं हुई हैं। जैसे में सदर अस्पताल सासाराम में
मरीजों और सिक्योरिटी गार्डों के बीच मारपीट हुई है। और वहीं दिनारा के पूर्वी भेलारी में एक सब्जी विक्रेता अपने घर में बिजली की तार जोड़ने के क्रम उस बिजली की तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। तो वहीं दावत के बभनौल में ग्रामीणों की सूचना पर रोहतास एसपी ने हस्तक्षेप कर नाबालिग की शादी को रुकवाई है। और सासाराम के माँ दुर्गा की जो मंदिर है उसमें चोरों के द्वारा उनके सोने के मुकुट और नथिया सहित कई सामान की चोरी की गई है। रोहतास में यही आज कुछ महत्वपूर्ण बिल्कुल खबरें राहुल, आप हैं। बने रहे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से भी संजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। संजीव, आप बताएं, आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी लक्ष्मी, आपको बताना चलूं कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहली खबर जो अनंतनाग से बता दूं कि अनंतनाग में जहां आतंकवादियों ने दो जो मजदूर काम कर रहे थे किसी स्कूल में और वहां पर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वहां से उठाकर उन्हें नजदीक हॉस्पिटल में लाया। कहीं ना कहीं वहां पर जो टारगेट किलिंग हमेशा कश्मीर में होती रहती है, लेकिन ये जो लोकल मजदूर थे, ये दो जो स्कूल में काम कर रहे थे और इन पर जो मिलिटेंटों ने आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और वहां के स्थानीय लोगों ने उनको उठाकर जो जिला अस्पताल में लाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दूसरी जो अहम खबर, सीमावर्ती जिला पुंछ के दिगवार सेक्टर में हमारी भारतीय सेना की चौकसी की वजह से जो आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और हमारी भारतीय सेना की तरफ से उन पर जब रोकने को लिए कहा गया, लेकिन वह रुके नहीं और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां जो हमारी सेना के जवानों पर चलानी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमारी भारतीय सेना ने अब वहां पर उन आतंकवादियों पे एक आतंकवादी को मार गिराया और जिससे 2 AK-47 राइफल और एक पिस्टल जो बरामद की गई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नापाक हरकत देखी जाए तो पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हमारी भारतीय सेना चौकस है। इस समय जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमा से सटे इलाके हैं, वहां पर भी जो गांव है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान की ज्यादा कोशिश रहती है कि वह आतंकवादियों को बेचकर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे, लेकिन भारतीय सेना की बात करें तो वो दिन रात चौकस नजर बनाए रखी हुई है और आतंकवादियों को जो उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर जो जिला पुंछ के बफलैया से आ रही है कि एक जो पहाड़ खिसकने से जो एक पक्के मकान के छत के ऊपर जो पत्थर आकर गिरे और जिसकी वजह से वहां पर 4 लोग उस मकान के अंदर थे, जहां पर 2 लोगों की जो मौत हो गई मौके पर ही और बाकी अन्य को जो घायल थे उन्हें जिला अस्पताल पुंछ में लाया गया। संजीव, आप बने रहे हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं राजकुमार पाल। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे आपके शहर की खास खबरें और खास जानकारियां। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो है हरिद्वार के वो पुलिस जो कप्तान है वो नए बदले गए थे, उनका जो ट्रांसफर हुआ था और उन्होंने अभी चार्ज लिया। अजय सिंह जी यहाँ पर पहुंचे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी क्राइम क्षेत्र के तहत जो भी पड़ोसी जो जिले हैं वो क्राइम क्षेत्र में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में रहते हैं। पड़ोसी राज्य होने के तहत हरिद्वार में भी क्राइम का रेट थोड़ा बड़ा रहता है, जिसको कंट्रोल करने के लेकर पुलिस कप्तान यहाँ पर खासा सख्त यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। वहीं अगर बात करें आपको तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो हिमाचल दौरे पर रहने वाले हैं। अगर बात करें कि तीसरी बड़ी खबर की तो आज इगास का प्रोग्राम जो है कार्यक्रम है, जिसके तहत आज सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी उत्तराखंड के अंदर की गई है। इगास बकाल का प्रोग्राम जो कार्यक्रम होता है, जो त्योहार होता है, वो उत्तराखंड के विशेष त्योहारों में माना जाता है। शाम के समय पकवान बनाकर और देव दीपावली की तरह यहाँ पर मनाया जाता है। दिवाली के 11 दिन के बाद एकादशी के दिन ये त्योहार जो है उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। पारंपरिक त्योहार होने के नाते ये उत्तराखंड का मुख्य त्योहार माना जाता है और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जी लक्ष्मी। राजकुमार, आप बने रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे रिपोर्टर्स की ओर। अभी हमारे साथ जो हैं वो रांची और मुंबई से जुड़ गए हैं रिपोर्टर। सबसे पहले रुक करेंगे मुंबई से, हमारे साथ राहुल पुजारी हैं। राहुल, आप बताएं आपके शहर में कुछ खास है और क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? वंदे मातरम। लक्ष्मी, में बता दूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक खबर आ रही है। कल दुबई से एक फ्लाइट आ रही थी मुंबई के लिए, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और $4,43,000 जो लेके आ रहे थे करेंसी,
दुबई से लेके मुंबई आ रहे थे और कस्टम विभाग ने उनको पकड़ा और गिरफ्तार किया है। जिस रुपीज में जो आकी जा रही है करीब 4 करोड़ 1 लाख रुपए करीब इंडियन रुपीज में है। उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फैमिली के 3 मेंबर थे, उसमें 2 बुजुर्ग थे, 1 यंग था। और दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में एक विधायक है प्रताप सरनायक, उनको ईडी ने सम्मन किया है। उनके 11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर रही है। ईडी ने कल ही सम्मन भेजा है उनको। और जैसा कि बताया जाता है कि बीजेपी समर्थक और बीजेपी के लोगों, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं के विधायक जो थाने इलाके से आते हैं, उनको ईडी ने कल सम्मन भेजा है और 11 करोड़ की संपत्ति जब्त करने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर जो सेंट्रल लाइन रेलवे से आ रही है, मुंबई सेंट्रल लाइन रेलवे से आ रही है, एक मालगाड़ी खराब होने के कारण नेरुल में सुबह से 2 या 3 घंटे से रेलवे बाधित है और लोगों के आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। ऑफिस आना जाना रहता है, लाखों की संख्या में लोग आते और जाते हैं और 3 घंटे से ये बाधित है रेलवे से। और चौथी जो बड़ी खबर जो आ रही है, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना से है, जो चुनाव आयोग को 10 लाख सदस्यता एप्लीकेशन भेज के दावा किया है कि असली शिवसेना हमारी है और जो हमारी पुरानी शिवसेना थी वो हमारे चुनाव चिन्ह वापस कर दी जाए। लक्ष्मी, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। रांची से भी सुबोध गुप्ता जुड़े हुए हैं। सुबोध, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड 2 दिवसीय दौरे पर 14 नवंबर को आ रहे हैं, जो झारखंड के खूंटी जिला के उलिहाती गांव में प्रस्थान करेंगे। 2 दिवसीय दौरे में जो झारखंड का स्थापना दिवस है उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मैं बता दूं कि उलिहातों में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जहां पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिन पूर्व उन्होंने न्योता दिया था जिसमें आने के लिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस न्योता के स्वीकार करते हुए झारखंड पहुंच रही है और 14 और 15 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावे कोरोना काल के जितने भी पाबंदियां थे झारखंड में, वो सारी पाबंदियां राज्य सरकार ने आज से हटा लिया है। सारे तरह के संस्थान जितने भी है वो खोले जा सकते हैं और सारी तरह के पाबंदियों में छूट दी गई है। राजनीति में एक बार फिर से चहलकदमी बढ़ गई है। आज सुबह से 2 विधायकों के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। पहला तो कांग्रेस के विधायक बेरमो के विधायक है कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के यहाँ सुबह से बेरमो स्थित आवास पर और रांची स्थित आवास पर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। लगातार सर्च अभियान जारी है। अब तक क्या क्या बरामद हो पाई है इसकी सूचना तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार इनकम टैक्स की रेड जारी है। वही दूसरी रेड गोड्डा विधायक प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के यहाँ पड़ रही है। मैं बता दूं कि यह तीसरी रेड हो गई 1 महीने के भीतर। पहला तो हजारीबाग में एक व्यवसायी के यहाँ पड़ा था, राजेंद्र साहब के यहाँ दूसरा इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। बेरमो विधायक अनूप सिंह के यहाँ तीसरा, गोड्डा विधायक के पीए देवेंद्र पंडित के यहाँ पड़ रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति में एक बार फिर पारा चढ़ती दिख रही है और यह रेड लगातार राजनीतिक दलों के लोगों को, विधायक को, सांसद को परेशान करती दिख रही है। आईटी और ईडी के नोटिस ने भी झारखंड में एक बार फिर चहलकदमी शुरू कर दी है और इसके साथ राजनीति का पारा चढ़ता दिख रहा है। मैं बता दूं कि हेमंत सरकार के विरोध में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, वह 7 नवंबर से 13 नवंबर तक विरोध मार्च निकालेंगे। विरोध मार्च में सभी जिलों में पार्टियां धरना प्रदर्शन करेगी और हेमंत सरकार के गलत नीति और विधि व्यवस्था चौपट को लेकर आंदोलन भी करेंगे। जी सुबोध, आप बने रहे हमारे साथ। रायपुर से अनिल नेताम जुड़ गए हैं। अनिल, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी लक्ष्मी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक किया गया, जिसमें जो है देश के साथ जो है विदेशों से भी जो कलाकार पहुंचे थे और अपने नृत्य की बखूबी यहाँ पर प्रस्तुति जी। जिस तरह से राज्योत्सव पे ये जो भव्य आयोजन होता है 3 दिनों तक लगातार चलता है, लेकिन वहीं पर जो है दर्शकों की जो आए थे, जो लोगों की मांग के अनुरूप जो है जो मेला और स्टॉल जो लगाया गया उनका जो समय बढ़ा दिया गया है। अब जो है 6 नवंबर तक ये राज्योत्सव का जो पंडाल जो है मेला स्थल को जारी रखा गया आम जनता की मांग पर। और
लोग जो है अभी रविवार 6 नवंबर तक जो वहां पर जाके शासन की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं और विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से वहां पर जो है शासन की जो योजनाएं उनको दर्शाया जा रहा है और किस तरह से प्रदेश में जो विकास की गाथा गति जा रही है उनका भी वहां विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से वहां पर दिखाया गया है। बात वहीं दूसरी बड़ी खबर की करें लक्ष्मी, तो जो है राजनीतिक सरगर्मियों में भी तेज है। जिस तरह से वार प्रत्यारोप लगातार जारी रहता है। कल ही जिस तरह से बयान आया था सह प्रभारी नितिन नवीन जो है उनकी तरफ से छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापना पर जिस तरह से बयानबाजी जो सामने आए थे, जिस पर जो वार प्रताप जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि जिस तरह से भारत माता का हम सम्मान करते हैं उस तरह से हम छत्तीसगढ़ी महतारी का भी सम्मान करते हैं, उसी का नारा भी लगाते हैं और उनका पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जाती है। जिस तरह से हम भारत माता है उसकी छोटी बेटी जो है छत्तीसगढ़ को कह सकते हैं और भारत माता जिस तरह सम्मान होता है वैसे ही सम्मान छत्तीसगढ़ महतारी का भी होना चाहिए। तो लगातार जो है आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने रहती है और किन्हीं जो मुद्दे होते हैं उनको जो है बुलाने की कोशिश करती है भाजपा भी और वार पर लगातार जारी रहता है। और बाद में तीसरी बड़ी खबर करें तो नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है कि जो वार्ड वासी हैं उनको जो तमाम सुविधाएं मुहैया करा जाए, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। महापौर टेबर हर एक वार्डों का जाके निरीक्षण भी वहां पर कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और उस वार्डों की विभिन्न समस्याओं को जानकर उसका जो निराकरण की तुरंत कार्रवाई भी लगातार कर रहे हैं। जी लक्ष्मी, तो अहम जानकारी यही है कि आदिवासी नृत्य महोत्सव को जो है समय अवधि बढ़ा दिया गया, अब ये जो है 6 नवंबर तक जारी रहेगा। जी अनिल, कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आदिवासी नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काफी कुछ कहा। तो आदिवासियों के समाज के लिए उत्थान के लिए हमेशा सरकार आगे बढ़ती है और कई तरह के ऐसे काम करती है सरकार की जिससे आदिवासी समाज जो है वो आगे बढ़े। तो कल जो कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा उसमें क्या कुछ अहम थी वो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भी आदिवासी उत्थान के लिए प्रतिबद्धता की बात करती है और लगातार उनके उत्थानों के लिए लगातार सरकार काम भी कर रही है। और इसी के एक उदाहरण था कि राज्योत्सव के अवसर पर जो है आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है जो कि देश के साथ विदेशों में भी जो है इसकी धूम पहुंचे और जो छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा संस्कृति है, जो आदिवासी समाज का जो लोक संस्कृति है उनका जो है विश्व स्तर पर जो है जिस तरह से पहचान बनी, इस पर लगातार काम कर रही है सरकार। और उनकी जो जिस तरह से आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया राज्योत्सव पर, ये उसी का एक उदाहरण था। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मंच से कहा कि लगातार हम आदिवासी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार आदिवासियों के विकास को लेकर काम लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से हेमंत सोरेन भी जिस तरह कल आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, समापन पर उनको बुलाया गया था, हेमंत सोरेन ने भी कहा कि झारखंड भी लगातार जो है आदिवासियों के हित के लेकर काम कर रही है और छत्तीसगढ़ प्रदेश से जो है उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है और लगातार जिस तरह से काम छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को विकास के लिए किया जा रहा है उस तरह से काम जो है झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार लगातार वहां पर कर रही है। बिल्कुल अनिल, बने रहें आप हमारे साथ। लखनऊ से जुड़े हुए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी, इसमें देखिए हमारे लखनऊ शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा खास है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हिमाचल के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां पर जनसभाएं भी शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल के बाद यही लखनऊ में अनुप्रिया पटेल जो उन्हीं की सरकार की, भारत सरकार की मंत्री भी अनुप्रिया पटेल ने अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की है, जहां पर आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे और इसमें जो अपना दल एस के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल एक काफी बड़ी रणनीति के साथ भी शामिल हो सकती हैं। वही आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है लखनऊ में वो है वायरस को लेकर, जो डेंगू वायरस को, क्षमा चाहता हूँ, डेंगू वायरस को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और किस तरीके से डेंगू को खत्म किया जा सके इसकी विवेचना बढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सरोजिनी नगर क्षेत्र के विधायक हैं राजेश्वर जी, जो पूर्व ईडी भी रहे हैं, जो वो आज एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह अपने कार्यालय से आज लगभग 50 से ज्यादा फॉगिंग मशीन का वितरण करेंगे और जो सैनिटाइज के लिए जो लिक्विड जो दिया जाएगा वो लिक्विड का भी यहाँ पर वितरण करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपना दल एस के जो कार्यकर्ता है वो सब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सब उपस्थित एकत्रित होंगे और वहाँ पर एक बड़े अधिवेशन की आज शुरुआत होगी अनुप्रिया पटेल द्वारा, जिसको आज संबोधित किया जाएगा। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया। आप लोग एक साथ अलग अलग शहरों से जुड़े और अहम खबरों को दर्शकों को बताया। चलिए फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।